डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। ये 2001 की प्रेसी है, वो हम सॉल्व करने जा रहे हैं। उसकी मीनिंग और एक्सप्लेनेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। इट वाज नॉट फ्रॉम द वांट ऑफ परसीविंग द ब्यूटी ऑफ एक्सटर्नल नेचर बट फ्रॉम डिफरेंट वे ऑफ परसीविंग इट that the early Greeks did not turn their genius to portray either in color or in poetry or the outlines, the huge and the contrasts of all fair valley and hold cliffs, golden moons, rosy lawns, which their beautiful country affords in lavish abundance. पुराने दौर के जो ग्रीक थे उनके लिए ये खूबसूरत नहीं था जो कुदरती कलर थे, जो फेयर वैलीज़ थीं, जो चट्टानें थीं, या जो सुनहरी चाँद थे, जो गुलाबी लांस थीं, जो उनके खूबसूरत मुल्क में मौजूद था बहुत ज़्यादा, वो उनके लिए कोई खूबसूरती का सबब नहीं था। Primitive people never, so far as I know, enjoy when is called the picturesque in nature, wild forests, beetling cliffs, reaches of alpine snow, are with them great hindrance to human intercourse and difficulties in the way of agriculture. पुराने दौर के लोग, जितना कि मैं जानता हूँ, ये अल्फाज हैं राइटर के। एन्जॉय व्हेन इज़ कॉल्ड पिक्चर्स नेचर। बेसिकली राइटर ये कहना चाहता है कि जितना कि मैं जानता हूँ कि जंगलात, चट्टानें, अल्पाइन की बर्फ़बारी, ये पुराने दौर के लोगों के लिए रुकावटें थी ह्यूमन इंटरकोर्स में, उनके मिलने जुलने में, और यही डिफ़िकल्टीज़ थी उनके एग्रीकल्चरल वे में, या जो ज़रूरी काम होते थे उनमें उनका ये एक हिंड्रेंस क्रिएट करती थी और डिफ़िकल्टीज़ थी। दे आर furthermore the homes of enemies of mankind, of eagle, the wolf or the tiger, are most dangerous times of earthquake or tempest. ज़्यादा वो ये कहते थे कि वो चट्टानें या जो भी नेचुरल चीज़ें हैं, फॉरेस्ट वगैरह, वो होम ऑफ देयर एनिमी यानी कि उनके दुश्मन का घर था। मिसाल के तौर पे बाज़ का, वोल्फ का, भेड़ियों का, टाइगर्स का, शेरों का, ये या अर्थक्वेक या टेम्पेस्ट या के ज़िलज़ले या तूफ़ान, टेम्पेस्ट तूफ़ान, तो ये सारे घर थे ह्यूमन काइंड के दुश्मनों के। वो किसको कह रहा है घर था? वो जो अल्पाइंस थी, वो जो फॉरेस्ट वाइल्ड फॉरेस्ट थे, या जो नेचुरल ब्यूटी की सिंबल्स थी, वो सारी होम ऑफ देयर एनिमीज़ थी। हैंस द ग्रांड एंड स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ नेचर आर एट फर्स्ट लुक अपॉन विद फियर एंड डिसलाइक। तो उस दौर में जो नुमायाँ खुसूसियात थीं फितरत की, वो उनके लिए खौफ और नापसंदीदा चीज़ें थीं। आई डू नॉट सपोज दैट ग्रीक्स डिफरेंट in respect from other people, except that the frequent occurrence of mountains and forests made agriculture peculiarly difficult and intercourse scanty, thus increasing their dislike for apparently reckless waste in nature. उस टाइम में जो नेचुरल ब्यूटीज़ थी वो उनके लिए ख़तरनाक थीं, उनके लिए डिसलाइक का सबब थीं, और ये एक वेस्ट थी उनके लिए, एक रेकलेस वेस्ट था, क्योंकि अगर वहाँ ज़मीनें होती तो वहाँ एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ हो सकें। इस तरह से सोचते थे ग्रीक्स। लेकिन राइटर कह रहा है कि आई डू नॉट सपोज़
मैं इस तरह से नहीं सोचता कि ग्रीक्स डिफरेंट इन रेस्पेक्ट फ्रॉम अदर पीपल। मैं ये नहीं सोचता कि वो जो ग्रीक्स थे, जो यूनानी लोग थे, वो दूसरे लोगों से मुख्तलिफ थे। वो भी उसी तरह से ही सोचते थे, सारी चीज़ों को अपने फेवर में नहीं समझते थे। वी हैव इवन इन होमर अ सिमिलर फीलिंग एज रिगार्ड्स द सी। हमें होमर की शायरी में या होमर के काम में या होमर के लिटरेरी वर्क में वही फीलिंग्स मिलती हैं समंदर के लिए। द सी दैट प्रूव्ड द सोर्स ऑफ ऑल देयर वेदर एंड कंडीशन ऑफ मोस्ट ऑफ देयर ग्रेटनेस। जो समंदर उनके लिए एक ज़रिया था, ज़रिया मुआश था, उनकी दौलत का ज़रिया था, और वही उनकी ग्रेटनेस का सबब बना। बिफोर दे हैड लर्नड ऑल थिंग्स, जब उनको इन सारी चीज़ों का पता नहीं था, दे कॉल्ड इट द अनविंटेजेबल सी। यानी कि जब उनको ये पता नहीं था कि ये समंदर उनकी वेल्थ है और ये समंदर उनके लिए एक सोर्स ऑफ ग्रेटनेस या कंडीशन ऑफ ग्रेटनेस बनेगा, तो उस टाइम जब ये नहीं सोचते थे, तो उस टाइम क्या सोचते थे कि ये सोचते थे कि सी इज़ नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग, यानी कि अनविंटेजेबल सी, यानी कि उसका हम पानी भी नहीं पी सकते। एंड लुक्ड अपॉन इट्स शोर एज अ मेरली सो मच वेस्ट लैंड, और जब उसके बीच को देखते थे, समंदर के किनारे को देखते थे, तो ये कहते थे कि ये ज़मीन का कितना ज़ाया हो चुका है टुकड़ा, अगर नहीं तो यहाँ एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ हो सकती हैं। वी कैन देयर फॉर ईज़िली अंडरस्टैंड, तो इसीलिए हम आसानी के साथ समझ सकते हैं, हाउ इन फर्स्ट बिगनिंग ऑफ ग्रीक आर्ट, तो ग्रीक आर्ट की बिगनिंग में, शुरुआत में क्या हुआ, द प्रेजेंटेशन ऑफ वाइड लैंडस्केप वुड फाइंड नो प्लेस। उस टाइम लैंडस्केप या ज़मीनों की खूबसूरतियाँ जो उसको कोई प्लेस नहीं थी, वो लोगों के लिए इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं होती थी, लोग उनको अपनी दिल में जगह नहीं देते थे। वेयर एज, जबकि फ्रूटफुल फील्ड्स डिड नॉट सजेस्ट देम एज अ मोर देन ऑर्डनरी बैकग्राउंड। जो फ्रूटफुल फील्ड्स थी वो भी उनके लिए कोई ख़ास अहमियत नहीं रखती थी या ख़ास अहमियत की हामिल नहीं होती थी। Art in those days was struggling with material nature, to which it felt a certain antagonism. उस टाइम मटेरियल नेचर का आर्ट स्ट्रगल करता था, टू विच इट फेल्ट अ सर्टेन एंटागोनिज़म। उस टाइम उसको एंटागोनिज़म को फेस करना पड़ता था, दुश्मनी को फेस करना पड़ता था और मुखालफत को फेस करना पड़ता था। देयर वाज नथिंग इन द सोशल सर्कमस्टेंसेस ऑफ ग्रीक्स टू प्रोड्यूस एनी रिवॉल्यूशन। उस टाइम उनके लिए, ग्रीक्स के लिए समाजी हालात में कोई भी इस तरह की कोई चीज़ नहीं थी जिसकी वजह से कोई इनकलाब आए। इन दिस एटीट्यूड ड्यूरिंग देयर ग्रेटेस्ट डेज, या इस तरह से जो उन्होंने एटीट्यूड अप्लाई किया था अपने अजीम दिनों में। द ग्रीक रिपब्लिक्स वर स्मॉल टाउन्स वेयर द प्रेशर ऑफ द सिटी लाइफ वाज नॉट फेल्ट। ग्रीक रिपब्लिक्स बहुत छोटे छोटे शहरों में बटी हुई थी जहां लाइफ का इतना प्रेशर नहीं फील किया जाता था। बट एज सुन एज द डेज ऑफ ग्रीक रिपब्लिक्स वर ओवर, जब ग्रीक रिपब्लिक के दिन ख़त्म हो गए, द मैन बिगेन टू कॉन्ग्रीगेट फॉर इम्पेरियल पर्पसेस इनटू एंटियोक और अलेक्जेंड्रिया और लास्टली इनटू रोम। जब लोगों ने इकट्ठा होना शुरू किया इम्पेरियल पर्पसेस के लिए, एम्पायर शहनशाहियत को बढ़ाने के लिए या अलेक्जेंड्रिया कायम करने के लिए, लास्टली इनटू रोम, आखिर में जो रोम बना। देन वी सीक द इफ़ेक्ट ऑफ नॉइज़, वहाँ नॉइज़ का इफ़ेक्ट असर हुआ और डस्ट का असर हुआ और स्मोक का असर हुआ, एंड टर्मोइल ब्रेकिंग आउट इनटू द नेचुरल लॉन्गिंग फॉर द रूरल रेस्ट एंड retirement, so that Rome, Alexander's day, we find all kinds of authors, epic poets, lyricists, novelists, and preachers agreeing in the pressure of nature.
its rich colors and its varied sounds. Mohafe rambles in Greece. ये एक पैसेज था जो मैंने पढ़ा। इसके आखिरी जो सेंटेंसेस हैं बहुत ही काम के हैं। उसने कहा कि जब रिपब्लिक्स का दौर ख़त्म हुआ और रोमन एम्पायर बनी, अलेक्जेंड्रिया बनी, तो उस दौर में शोर हुआ, डस्ट हुई और धुआं निकला और माहौल में आलूदगी फैली। तो उस टाइम उनको शिद्दत से ये महसूस हो रहा था कि रूरल रेस्ट किस तरह से होती है और जो रूरल एरियाज़ में सुकून होता है वो किस तरह से होता है। फिर उसकी तारीफ़ में शायर भी बने, लेखक भी बने और लायरिसिस्ट, और उसके बाद नावल नवीस उन्होंने भी जन्म लिया और प्रीचर ऑफ नेचर उन्होंने भी जन्म लिया। उसके बाद उनको कलर्स का जो नेचर के कलर्स हैं उनका भी एहसास होने लगा, जो नेचर के साउंड्स हैं उनका भी एहसास होने लगा। इस प्रेसी का मेन थीम ये है कि पुराने दौर में प्रिमिटिव ग्रीक्स ये सोचते थे कि जो अल्पाइंस हैं, जो माउंटेन्स हैं, जो स्नो अपान अल्पाइंस है, वो हमारे लिए, हमारे कम्युनिकेशन में, हमारी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में रुकावटें हैं, और सी शोर को वेस्ट ऑफ लैंड समझते थे और समंदर को वो अनविंटेजेबल यानी कि अनड्रिंकेबल समझते थे। इस तरह से वो सारी चीज़ें उनके काम की नहीं लगती थी और उनको ये भी फियर होता था कि जंगलात में नेचर यानी कि नेचर को इस तरह से डिसलाइक करते थे और फियर होता था कि वहाँ हमारे एनिमीज़ रहते थे। मिसाल के तौर पे ईगल्स, वोल्व्स और टाइगर्स, इस तरह के जो एनिमल्स वो रहते थे, तो उसको उस तरह से पसंद नहीं किया जाता था नेचर को। बाद में जब एम्पायर्स बनी, रोमन एम्पायर बनी, अलेक्जेंड्रिया बनी और एंटियोक, इस तरह के काफ़ी शहर उन्होंने जन्म लिया और अर्बन लाइफ शुरू हुई, तो फिर रूरल लाइफ की याद आने लगी उन्हें और वही ग्रीनरी उनको याद आने लगी, वो कलर्स ऑफ नेचर वो याद आने लगे। तो उनको बयान करने के लिए आथर्स ने लिखना शुरू किया और उन्होंने तारीफ़ें करनी शुरू की उसी ही नेचर की। ये बेसिकली प्रेसी ये है कि पहले सेंस ऑफ फियर क्रिएट हुआ करता था नेचुरल ब्यूटी को देखते हुए। बाद में जब एम्पायर्स बनी, अर्बन एरियाज़ बनी, तो फिर वही ब्यूटी ऑफ नेचर, वही कलर्स ऑफ नेचर उनको अच्छे लगने लगे और उनकी तारीफ़ करने शुरू की उन्होंने। तो यह है बेसिकली प्रेसी का मकसद। बाकी आप हेडिंग्स इसकी इस तरह से बना सकते हैं कि नेचर, ब्यूटी ऑफ नेचर एंड एटीट्यूड ऑफ ग्रीक्स, या ग्रीक्स एंड ब्यूटी ऑफ नेचर, या ब्यूटी ऑफ नेचर इन द आइज़ ऑफ ग्रीक, या इस तरह से काफ़ी टॉपिक्स बन सकते हैं। ग्रीक्स एंड ब्यूटी ऑफ नेचर ये भी एक टॉपिक है। आप जब पैराग्राफ अटेम्प्ट करेंगे तो पैराग्राफ के लिहाज से आप हेडिंग बना सकते हैं, लेकिन जो मैंने हेडिंग्स आपको बताई हैं उन हेडिंग्स को थोड़ा इधर उधर माउल्ड करके आप लिख सकते हैं। तो भाई ये एक प्रेसी थी 2001 की। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक कोई और प्रेसी लेके आऊँगा, वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। मेरे ख्याल में काफ़ी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अभी आप इस प्रेसी को अटेम्प्ट कीजिए और किसी न किसी अच्छे मेंटोर से चेक करवाइए। थैंक यू सो मच। अल्लाह निगहबान।